सो लेट वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर बेटे शुरू करते हैं। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास आएगा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक बेटे। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये डिफ्यूजन क्या बुला है, फिर तो हम ग्राहम्स लॉ पढ़ेंगे ना। ठीक, देखो बेटे, जहां तक हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, डिफ्यूजन का बेसिक मतलब होता है बेटा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from their high concentration to low concentration, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जैसे बेटा मान लो एक क्लास है, उस क्लास में मान लो आपने ना फर्स्ट बेंच पर परफ्यूम की बोतल खोल दी, तो क्या उस क्लास के लास्ट बेंच तक उसकी खुशबू जाएगी? डेफिनेटली जाएगी बेटा, क्योंकि होगा क्या, वो जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां फ्लो कर जाएगा, जहां उसकी कंसंट्रेशन कम है। So this movement of particles from region of their high concentration to low concentration is called as diffusion. बेटा गैसेस के केस में क्या होता है? देखो गैसेस के केस में डिफ्यूजन क्या होती है। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेसल ले लिया बच्चे, मैंने यहाँ पे एक वेसल ले लिया, इस वेसल में एक पार्टीशन लगा दिया, ठीक है। यहां मैंने आयोडीन ले ली विच इज ब्लू इन कलर, ठीक है। ये सारी आयोडीन है, ये ब्लू इन कलर है। आयोडीन ब्लू होती है तो आयोडीन के वेपर है ब्लू इन कलर। और मान लो आपने यहां पर हीलियम ले ली है विच इज कलरलेस, ठीक है, विच इज कलरलेस। अब आप क्या करते हो, आप इसमें से पार्टीशन को रिमूव कर देते हो। पार्टीशन इज रिमूव, पार्टीशन इज रिमूव। बेटा जैसे पार्टीशन को रिमूव किया तो क्या हुआ, आयोडीन जो है वो इस साइड मूव कर गई, हीलियम इस साइड मूव कर गई, तो सारी जगह पे आयोडीन भी बिखर गई, ठीक है जी, और सारी जगह पे हीलियम भी बिखर गई। समझ में आ गई बात? तो ये आ गया हीलियम प्लस आयोडीन का मिक्सचर। तो अब आपने देखा ये हुआ क्यों होगा बेटे, ये हुआ इसलिए होगा क्योंकि आयोडीन यहां से यहां मूव करी होगी और हीलियम यहां से यहां मूव करी होगी। जैसे पार्टीशन रिमूव किया, ये एक इधर उधर मूव करी और ऐसे होके इंटरमिक्स हो गई। इसलिए गैसेस के केस में हम डिफ्यूजन को सिंपली क्या बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस, ठीक है जी। गैसेस के केस में वी कैन गिव this definition that intermixing of two or more gases intermixing of two or more gases irrespective to their density relationships, irrespective to their
डेंसिटी रिलेशनशिप्स। ठीक, नो मतलब क्या हुआ इसका, मैंने कहा इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस, दो या उससे ज्यादा गैसेस का इंटरमिक्स होना इररिस्पेक्टिव टू द डेंसिटी रिलेशनशिप, यानी उनकी डेंसिटी जैसी मर्जी। यानी इंटरमिक्सिंग जो है, डिफ्यूजन जो है, वो वेट पे डिपेंड नहीं करती, वो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, वो इंटरमिक्सिंग होनी होनी है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस इररिस्पेक्टिव टू देयर डेंसिटी रिलेशनशिप्स इज आल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो गैसेस के केस में हम इंटरमिक्सिंग को डिफ्यूजन बोल देते हैं। अदरवाइज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। देखो बेटे, यहां पे बहुत ही खास बात आपको बता देता हूं मैं। देखो जैसे बेटा मान लो हम बोल रहे हैं कि डिफ्यूजन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस इररिस्पेक्टिव टू देयर डेंसिटी रिलेशनशिप्स। बेटा डेंसिटी जो मर्जी हो, उनकी जो इंटरमिक्सिंग होती है इररिस्पेक्टिव टू डेंसिटी रिलेशनशिप, उसी को हमने क्या बोला, उसी को हमने डिफ्यूजन बोला। अब बेटे एक बात मेरे को बताओ, ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? यस मिस एंजल, आप मेरे को बताएंगे हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? क्विकली माइक ऑन करो, बताओ। सो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत सारी। जी, ऑक्सीजन, nitrogen and carbon dioxide is major. Along with that we have water vapors, we have, you can say, some noble gases also। ठीक, तो बहुत सारी गैसेस होती हैं। इनमें से सबसे हैवीएस्ट गैस कौन सी है? मिस्टर नवदीप, आप बताओगे एटमॉस्फेयर में सबसे हैवीएस्ट गैस कौन सी है? सर पता नहीं। हाँ जी बेटा। सर नहीं पता। अरे हैवीएस्ट गैस पूछा मेरे बच्चे। आपको देखो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है? 14 ग्राम। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 28। ऑक्सीजन का कितना है? 32। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 44। वाटर का कितना है? 18। है ना बच्चे? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे हैवीएस्ट गैस कौन सी है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो हैवीएस्ट गैस जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और हम ये जानते हैं कि जो चीज हैवी होती है दैट फॉर्म्स द लोअर लेयर, जो चीज हैवी होती है दैट फॉर्म्स द लोअर लेयर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करना चाहिए? लोअर लेयर किसकी बनानी चाहिए थी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमारे एटमॉस्फेयर में लोअर लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, ठीक, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा होता तो मर जाते ना भाई, ऐसा नहीं हुआ। Carbon dioxide is heaviest gas of the atmosphere, yet it does not form the lower layer of atmosphere. तब भी ये lower layer of atmosphere नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्यों? डिफ्यूजन होती है। और डिफ्यूजन irrespective to what you can say मास होती है। कोई भी भारी हो, हल्की हो, डेंसिटी ज्यादा हो, कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफ्यूजन होती चली जानी है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सारे एटमॉस्फेयर में इंटरमिक्स हो चुकी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारे एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो चुकी है, इंटरमिक्स हो चुकी है, ठीक। इसलिए लोअर लेयर कोई भी गैस नहीं बनाएगी, चाहे वो भारी हो चाहे हल्की हो, बिकॉज दे इंटरमिक्स इररिस्पेक्टिव टू डेंसिटी, ठीक है। अच्छा कीर्ति बेटे, अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे बेटा। ड्राई एयर और वेट एयर, एक मेरे पास ड्राई एयर है, दूसरी मेरे पास बेटे वेट एयर है। ड्राई एयर और वेट एयर में से कौन ज्यादा भारी होगी? ड्राई एयर और वेट एयर में से कौन ज्यादा भारी होगी? यस बेटा कीर्ति, फटाफट आंसर दो बच्चे। हाँ जी, चलो और उससे पूछते हैं। साइना आप आंसर दो बच्चे, माइक ऑन करो और आंसर दो साइना।
वेट ऑयल। अच्छा, अमृता बेटा आप आंसर दो। अमृता, out of dry air and wet air, which is more heavy? Okay. सोनाक्षी जी प्लीज अपना माइक ऑन करें और बताएं मेरे को, आउट ऑफ ड्राई एयर एंड वेट एयर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सोनाक्षी, कैन यू टेल मी व्हाई यू रोट दिस आंसर? हाँ अनिश, पूछूंगा मैं आपसे। सोनाक्षी प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी व्हाई यू रोट दिस आंसर। ओके, देखो बेटा यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, कोई बात नहीं बेटा सोनाक्षी, इट्स ओके, ठीक। यहाँ जितने भी बच्चे, उसमें 99% ने मेरे को आंसर भेजा कि वेट एयर इज हैवियर, रादर वेट एयर इज हैवियर देन ड्राई एयर, वेट एयर इज हैवियर देन ड्राई एयर, ठीक। मैक्सिमम ने ये आंसर भेजा मेरे को, ठीक। दिस इज रॉन्ग बेटा, ड्राई एयर इज मोर हैवियर देन वेट एयर, ड्राई एयर इज मोर हैवियर। वैभव बिल्कुल सही, ड्राई एयर इज मोर हैवियर देन वेट एयर। क्यों बेटा? देखो बेटा, बेसिकली अगर ड्राई एयर हो उसमें नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इनकी कुछ परसेंटेजेस होंगी, ठीक है जी। जैसे ये 79% होता है, ये 21% होता है, ये 0.03% होता है, ठीक है जी। ये तीन गैसेस और भी बड़ी सारी गैसेस हैं, तो जिनका जब इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला जाएगा तो इसकी परसेंटेज इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास प्लस इसकी परसेंटेज इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास प्लस इसकी परसेंटेज इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास, यही तो निकाला जाएगा ना भाई, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक। जब हम वेट एयर की बात करें, ये ड्राई एयर हो गया, ये क्या हो गया? ड्राई एयर हो गया। अगर मैं वेट एयर की बात करूंगा तो बेटा वेट एयर में हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी होगा। पर एक बात बताऊं, हमें ये चीज एक्स्ट्रा लगी, पर हम ये भूल गए कि परसेंटेज तो 100 ही रहनी है ना। तो अगर वाटर वेपर्स आए हैं तो उन्होंने इसमें से किसी की परसेंटेज को कम कर देना है, इनकी परसेंटेजेस को कम कर देना है, टोटल तो 100 ही रहना चाहिए। ये थोड़ी होगा कि वाटर एक्स्ट्रा आ गया तो 100% से ऊपर चला जाएगा। तो इसकी परसेंटेज 79% से नीचे होगी, इसकी 21% से कम हो जाएगी, इसकी 0.03% से कम हो जाएगी वाटर आने से, ताकि टोटल 100 हो जाए, ठीक है बेटा। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था बेटे? इसका मॉलिक्यूलर मास था 28, इसका मॉलिक्यूलर मास था 32, इसका मॉलिक्यूलर मास था 44 और वाटर का कितना? 18। तो आप देख रहे हैं हैवियर मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय लाइटर मॉलिक्यूल्स, है ना भाई। इसकी अगर परसेंटेज आएगी तो इनकी परसेंटेज डिक्रीज करेगी इससे कि नहीं करेगी भाई? टोटल तो 100 ही रहना है ना। अगर ये 100 है, अब वाटर डालने के बाद भी 100 आना चाहिए, उस हिसाब से इनके परसेंटेजेस क्या हो जाएंगे? कम। तो आप बोलोगे कि wet air is lighter than dry air. Dry air is more heavier because in wet air, water molecules which are, you can say, having less mass or lighter, they replace heavier molecules like nitrogen, oxygen and carbon dioxide. So average molecular mass of wet air is less than that of average molecular mass of dry air. बोलो सभी को समझ में आया कि नहीं आया भाई? Yes, sir. So this is a very important question. ये बेटा बहुत बार पेपर में आता है और बच्चों को इसका आंसर नहीं मालूम होता है। आप ही की तरह सारे बच्चे इसको बोलते, उनको ये लिखता भी
वेट एयर है तो भाई पानी भी आ गया, लेकिन पानी ने रिप्लेस किया बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन को। इस वजह से परसेंटेज जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कम होगी। जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उनकी परसेंटेज कम हो जाने से एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर कम हो जाएगा। तो वेट एयर इज लाइटर एंड ड्राई एयर इज हेवियर। ठीक है जी, बट दिस वाज जस्ट अ क्वेश्चन। अभी मैं आपसे बात कर रहा था डिफ्यूजन की, तो मैं ये कह रहा था कि डिफ्यूजन जो होती है वो इररिस्पेक्टिव टू डेंसिटी रिलेशनशिप होती है। डिफ्यूजन तो होती चले जानी है, चाहे कोई गैस भारी है और चाहे कोई गैस लाइटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, डिफ्यूजन होनी इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट फॉर्म द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वहीं पर बेटे अगर मान लो मैं यहां डिफ्यूजन करवाना चाहता हूं लेकिन थ्रू अ पिन होल करवाना चाहता हूं। मान लो मैंने ये ले लिया बेटा एक वेसल, ठीक, और यहां पे बेटे मैंने क्या किया, आयोडीन के वेपर्स रख दिए, ये आयोडीन वेपर्स है, और दूसरी साइड हीलियम है, दूसरी साइड हीलियम है कलरलेस। ठीक है जी, और ये छोटा सा पिन होल है, देयर इज अ पिन होल। इस पिन होल में क्या होगा, आयोडीन यहां से यहां जाएगी और हीलियम यहां से यहां आएगी। ठीक है, ये तो होता ही रहेगा। तो दोनों गैसेस क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रही हैं थ्रू अ होल। सो व्हेनेवर डिफ्यूजन इज मेड टू अकर थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इट इज कॉल्ड एज इफ्यूजन। ठीक, इफ्यूजन क्या होता है ये ध्यान दे दीजिएगा। इफ्यूजन is diffusion through a restricted area or a pore. It is diffusion through a restricted area. ठीक, यानी कि पोर एक्सेट्रा, किसी छोटे से पोर के थ्रू अगर हम डिफ्यूजन करवाएं तो उसको इफ्यूजन बोला जाता है बेटा। समझ में आई? दैट इज कॉल्ड एज टू इफ्यूजन। तो इफ्यूजन इज डिफ्यूजन थ्रू अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक, जैसे बेटा देखो आपको केमिस्ट्री पढ़ने का कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक, क्या फायदा होगा, अगर आप उसको डेली लाइफ में यूज कर पाएंगे तब तो फायदा केमिस्ट्री पढ़ने का, अदरवाइज क्या फायदा है। अब डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लो आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, ऐसा कुछ है, ठीक है, आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, तो बेटा होता क्या है कि बर्थडे पार्टी में खूब सारे गेस्ट आ जाते हैं, या हमारे घर में कोई पार्टी है खूब सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो गेस्ट आने की वजह से क्या होता है, ड्यू टू स्वेट एंड ऑल बहुत ही गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए एक जगह पे, बंद सी जगह पे, तो बहुत सारी स्टील सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो केमिस्ट्री का यूज करें, आप सजावट करते हुए जब गुब्बारे यूज करें, उस गुब्बारे में सेंटेड एयर भर दें। सेंटेड एयर क्या, कुछ नहीं, डीओ का थोड़ा सा बस उसमें जेट मारना, साथ में एयर भर देनी है। ठीक, क्लियर। तो क्या होगा कि आप क्या करेंगे, उस गुब्बारों के अंदर सेंटेड एयर भर देंगे, तो गुब्बारों में माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं, उससे वो सेंटेड एयर बाहर निकलती रहेगी, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही खुशगवार रहेगा। ठीक, ऑब्वियसली देखो गुब्बारा फुलाते हो तो क्या सारी जिंदगी फुला रहता है भाई, क्या होता है, थोड़े दिन मतलब एक आधे दिन बाद फिसड्डी बन जाता है ना, क्यों, उससे एयर बाहर आ रही है, बिकॉज उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स है। उन माइक्रोस्कोपिक पोर्स के थ्रू एयर बाहर आ रही होती है ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली। तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर उसमें सेंटेड एयर भर दोगे तो ग्रेजुअली वो एयर बाहर आती रहेगी। तो अगर गुब्बारे बहुत सारे होंगे, थोड़ी थोड़ी एयर बाहर आती रहेगी, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटा डिफ्यूजन समझ में आई क्या होती है, इफ्यूजन समझ में आई क्या होती है। ठीक है, सो दिस इज डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। नाउ अब बात आएगी बेटे जी हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हम पढ़ रहे हैं ग्राहम्स लॉ, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राहम्स लॉ। ठीक, अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, डिफ्यूजन समझ में आ गई, मिटा दो ना इसको बेटा। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, देखो बेटे
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो एक बड़ा फॉर्मूला था, ठीक, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं देकर के ना एक छोटी सी बात दे दी है। तो पहले मैं एनसीईआरटी वाली बात बता देता हूं। एनसीईआरटी तो सिंपल बात ये कहती है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जस्ट अ सेकंड बेटा, just a second beta, give me 2 minutes, I'll be back in 2 minutes. Okay, so अपन डिस्कस करते ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको मैं एनसीईआरटी वाला ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो एनसीईआरटी में जो लाइंस दी हैं उसके लिए बता देता हूं। देखो बेटा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस इट्स अ बिग फॉर्मूला, बट हमारे को ये बताया जाता है, ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन is inversely proportional to density of the gas. Rate of diffusion is inversely proportional to the density of gas. ठीक है जी, rate of diffusion is inversely proportional to the density of gas. This is given formula basically. सर अभी तो आप मेरे को बोल रहे थे कि डिफ्यूजन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, और अभी आप बोल रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो सही बात है बेटा, देखो डिफ्यूजन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्वियसली डेंसिटी जो मर्जी हो डिफ्यूजन तो होनी है, पर किस रेट पे होनी है ये तो डिपेंड करेगा ना भाई, है ना। रेट अलग अलग हो सकती है, डिफ्यूजन सभी में होनी है, चाहे गैस भारी हो हल्की हो कैसी मर्जी हो, डिफ्यूजन सभी जगह होनी है। बट ये है कि जो गैस मतलब भारी है वो थोड़ी स्लो मूव करेगी, उसके रेट कम हो। यहां हम रेट को बोल रहे हैं, वहां हमने डिफ्यूजन की बात की थी। तो डिफ्यूजन ज्यादा जब होती है बेटे हमारे पास, यू कैन से जब वेट कम होता है, जो भारी गैस होगी वो स्लो मूव करेगी, जो बेटा हल्की गैस होगी वो फास्ट मूव करेगी। तो दिस इज बट ऑब्वियस कि जो गैस जितनी ज्यादा भारी होती है उतनी वो गैस यू कैन से स्लो मूव करती है, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होती है। क्लियर? और वहीं से ये फॉर्मूला हमें दिया है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो अगर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको लिखने को स्कूल में आए तो आप लिखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस एट सर्टेन कंडीशंस या एट सम स्पेसिफिक कंडीशंस। क्लियर? एट सेम कंडीशंस बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि आपको मैंने बताया था एक होता है मॉलिक्यूलर मास, वो होता है वेपर डेंसिटी इनटू 2। सो वेपर डेंसिटी इज, ठीक, मॉलिक्यूलर मास इज वेपर डेंसिटी इनटू 2। ठीक है, ये पढ़ा था ना भाई कि वेपर डेंसिटी जो होती है, ठीक, हम उसकी बात मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। पढ़े थे कि नहीं? तो ऑब्वियसली यहां पे ये तो कांस्टेंट है, मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, यानी डेंसिटी की जगह हम मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ m, वेयर m इज मोलर मास। तो जिस गैस का मोलर मास ज्यादा है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, जिस गैस का मोलर मास कम है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। समझ में आई मेरी बात? जैसे इसी पे मैं तुम्हें पहला एक क्वेश्चन बताता हूं। देखो बेटा, मान लो हमें ये ऐसे करके एक वेसल दिया हुआ है, ठीक, और ये वेसल में एक हमारे पास ये गुब्बारा है, ठीक है जी। अब इस गुब्बारे में हमने भर दिए हीलियम और इसके आसपास रख दी है मीथेन, ठीक है जी।
इसमें कर दिया है पिन होल, छोटा सा होल, ठीक है। ऐसे ही एक गुब्बारा, एक और वेसल ले लिया गया, उस वेसल में भी ऐसे ही गुब्बारा रखा गया था, ठीक। अब क्या किया कि इसके अंदर रख दिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, और बाहर रख दी है मीथेन, इसमें भी पिन होल कर दिया गया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो यार, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लिया, मीथेन बाहर ले लिया भाई, ठीक। अब तीसरा गुब्बारा मैंने ले लिया यहां पर, ठीक। ऐसे ही एक और वेसल था, अब गुब्बारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का था और बाहर गैस थी N2O, ठीक। अब इन सभी में, इन तीन कंडीशन में मैंने क्या किया कि एक वेसल लिया और वेसल में एक बैलून लिया जिसमें कोई गैस है और बाहर वेसल में कोई और गैस है। आपको यह बताना है इनमें से कौन सा गुब्बारा एनलार्ज होगा, कौन सा गुब्बारा आपका कोलैप्स हो जाएगा और कौन सा गुब्बारा इंटैक्ट रहेगा। क्वेश्चन समझे क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताना है आपको, आपने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा गुब्बारा इंटैक्ट रहेगा, कौन सा गुब्बारा एक्सपैंड यानी कि यू कैन से एनलार्ज हो जाएगा, कौन सा गुब्बारा कोलैप्स हो जाएगा। चलो शाबाश, सोचो और बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ये मान लो गुब्बारा ए है, ये गुब्बारा बी है और ये गुब्बारा सी है, ठीक। तो आदित्य गलत है पुत्र। गुरनाज आप बताओ बेटे मेरे को, ईशान ये आंसर ही क्या लिख रहे हो? एबीसी में से कोई बताना है हमारे को। अनीश गलत है। देखो बेटा, देखो बात ये है कि होगा ऐसा कि हीलियम हल्की गैस है, हीलियम हल्की गैस है इसलिए ये बाहर जाएगी बेटा और मीथेन यहां से अंदर आएगी, लेकिन मीथेन भारी है तो भारी गैस अंदर आएगी और हल्की गैस बाहर जाएगी, तो हीलियम की रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी और मीथेन की रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। मीथेन कम अंदर आएगी क्योंकि भारी है और हीलियम ज्यादा बाहर जाएगी क्योंकि हल्की है, तो गैस बाहर ज्यादा निकल रही है, अंदर कम आ रही है, इसलिए ये वाला गुब्बारा क्या हो जाएगा बेटा? कोलैप्स। ठीक है जी, ये वाला गुब्बारा कोलैप्स हो जाएगा। अब यहां समझो, यहां कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवियर गैस है तो बाहर कम जा रही है और वहीं पर मीथेन एक हल्की गैस है, अंदर ज्यादा आ रही है, तो यहां बाहर कम जा रही है, अंदर ज्यादा आ रही है। क्यों? बाहर हल्की गैस है, हल्की गैस की रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? ज्यादा, वो ज्यादा अंदर जाएगी, और अंदर भारी गैस है, उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, तो बेटा वो बाहर आसानी से यू कैन से नहीं जाएगी, कम जाएगी, क्योंकि ये भारी गैस है। तो अंदर गैस ज्यादा आ गई, बाहर कम चले गई, तो दिस गुब्बारा विल एनलार्ज, ये गुब्बारा एनलार्ज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये गुब्बारा एनलार्ज हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरी बात हमारे पास रहेगी यहां पे, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास भी 44 और N2O का मॉलिक्यूलर मास भी 44, दोनों का मॉलिक्यूलर मास 44 है, तो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर भारी हैं, तो जितना गैस अंदर जाएगी उतना गैस बाहर जाएगी, ठीक है, तो दोनों बराबर रहेगा, जितना अंदर उतना बाहर, ठीक है जी, तो दोनों बराबर रहेंगी, बराबर रहेंगी, तो यहां पे गुब्बारा रिमेन्स एज सच।
बोलो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे सिंपल सी तो बात है यार, रट्टा क्यों मारते हो? सर ये ए एक्सप्लेन कर दो जी, ये सर बी एक्सप्लेन कर दो। तुमने सीखा क्या थे? छुनछुने है? अरे सिंपल बात है, भारी गैस को ज्यादा मूव नहीं करना है। भारी गैस जो होती है वो स्लो मूव करेगी और हल्की गैस ज्यादा मूव करेगी। तो जहां हल्की है वो ज्यादा मूव करेगी। अब यहाँ पे हल्की ये थी अंदर, वो बाहर ज्यादा जाएगी तो गुब्बारा कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ हल्की गैस बाहर थी तो वो अंदर ज्यादा आएगी, गुब्बारा एनलार्ज हो जाएगा। यहाँ दोनों बराबर थी तो जितनी अंदर उतनी बाहर, इसलिए इंटैक्ट रहेगा। क्या रट्टे मारते रहते हो? सर बी दोबारा बता दो। रट्टा मारते हो तब बी दोबारा बता दूंगा मैं, सी दोबारा बता दूंगा तुम्हारे को। अरे सिंपल कंसेप्ट दिमाग में घुसाड़ लो भाई। बहुत इजी बात बता रहा हूं आपको कि जो गैस हल्की है उसकी डिफ्यूजन ज्यादा है और जो गैस भारी है उसकी डिफ्यूजन कम है। सिंपल सी बात। तो भारी स्लो मूव करेगी और हल्की फास्ट मूव करेगी। तो हल्की जिस साइड भी होगी वहां से ज्यादा मूव करेगी। अगर वो बाहर है तो अंदर ज्यादा आएगी, अगर अंदर है तो बाहर ज्यादा जाएगी। उसके हिसाब से सोचना है। क्या लड्डुओं वाले क्वेश्चन पूछते हो? ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी था। लेकिन एक बात बताएं, क्या ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करता होगा कि भाई मॉलिक्यूलर मास क्या है या डेंसिटी क्या है? क्या बेटे इसके अंदर अगर प्रेशर ज्यादा हो तो क्या उस पर डिपेंड नहीं करता होगा? यहां टेम्परेचर ज्यादा हो, क्या उस पर डिपेंड नहीं करता होगा? यहां छोटा सा पोर है, अगर बड़ा सा पोरा होता, पूरा समझते, इतना बड़ा सारा छेद होता, क्या उस पर डिपेंड नहीं करता? सभी पे डिपेंड करता। ठीक बेटा, जिन जिन के पेपर है, जिन जिन की क्लासेस है 10 बजे और अदर टेस्ट वेस्ट है, वो चले जाना, कोई बात नहीं। ठीक, फिर मैं उनको भेज दूंगा बेटा लेक्चर जो बचा हुआ होगा। ठीक, अब देखो बेटे, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर कि ये पर्टिकुलर जो है हमारे पास, ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगी? नहीं बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज inversely proportional to under root of density. Okay, it can be also dependent upon area of the pore. पोर का एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद एरिया ऑफ पोर। ए क्या है? एरिया ऑफ पोर। ठीक है, मेरे को लगता है हरे पेन से दिखाई नहीं देगा। Rate of diffusion is inversely proportional to under root of density into area of the pore, जहां से वो बाहर निकलती है, into pressure, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, and obviously into under root of temperature, सर टेम्परेचर को अंडर द रूट क्यों किया? बेटा देखो, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी तो क्या होगी हमारे पास? डिफ्यूजन। और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? अंडर रूट ऑफ टी के। याद रखना, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल? अंडर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल। पढ़ा था ना बेटा कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल? आपने पढ़ा था अंडर रूट टी, तो इसलिए टी के अंडर रूट में। तो ये सारी चीजों पे, एरिया पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए अगर दो गैसेस है, मान लो गैस 1 गैस 2, उनकी रेट्स आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो R1 by R2 can be written as under root of D2 by D1 into under root of T1 by T2। अंडर रूट वाली चीजें आगे लिख दी मैंने, into A1 by A2 into P1 by P2। ठीक है जी, ये अंडर द रूट में थी और ये, ठीक, डेंसिटी के अंदर मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डेंसिटी के अंदर मास ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इससे उसको लेने की जरूरत नहीं होती। और जब हम क्वेश्चन किया करते हैं
ठीक है, डिफ्यूजन के। तो जनरली कोई एक चीज अगर हमें दी गई हो, जैसे मान लो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है या जो भी दिया है, हम उसके हिसाब से चल पड़ते हैं। जैसे R1 by R2 is equal to under root of M2 upon M1, keeping pressure, temperature and area same. Keeping pressure, temperature and area of pore same. So it is just inversely proportional to molar mass. ठीक, तो ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बशर्ते टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया सेम हो। पर अगर टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया सेम ना हो तो ये सारा कुछ लगेगा। एनसीईआरटी सिर्फ यहीं तक बता देती है हमारे को ना, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब रेट जो है, रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? क्वेश्चन करने से पहले हमें रेट को डिफाइन करना आना चाहिए कि रेट को कैसे डिफाइन करते हैं भाई। ठीक है, व्हेन यू डिफाइन रेट, जब आप रेट को डिफाइन करते हैं तो रेट हो सकता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, कितनी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज हुई बाय टाइम टेकन, दैट इज रेट। ठीक है भाई। इट कैन आल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन, कितने मोल डिफ्यूज हुए कितने समय में, वो हमारे पास रेट ही तो होगा। और इट कैन आल्सो बी रिटन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस बाय टाइम टेकन। बेटा डिस्टेंस को यहां से एस से लिख रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि डी डेंसिटी के लिए लगा रखा है ना, तो यहां पे हम डिस्टेंस के लिए क्या लगा देंगे? एस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस, ठीक, इन अ टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज रेट। तो रेट जो है, रेट किस टर्म्स में बताई जाती है? रेट बताई जाती है ईदर वॉल्यूम डिफ्यूज्ड इन टाइम टेकन or number of moles diffused in time taken or distance traveled by a gas into time by time taken। याद रखना, वेट कितना डिफ्यूज रहा कितने टाइम में, दैट कैन नेवर बी रेट। वो रेट नहीं होती। वेट जो गिवन वेट है वो रेट नहीं होती, क्योंकि गिवन वेट पे नहीं, मोलर मास पे रेट डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आई? इसलिए रेट को कभी भी गिवन वेट बाय टाइम टेकन नहीं लेना है। वो नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन हो सकता है, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन हो सकता है, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन हो सकता है, बट वेट ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। तो उम्मीद है आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि हम इसके क्वेश्चन कर सकेंगे अब आप। ठीक, तो चलिए लेट मी स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, न्यूमेरिकल स्टडी। ये सिंपल स्टडी हो गई। अभी न्यूमेरिकल स्टडी से पहले, ठीक, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो मेरे पास एक ट्यूब है, से आई हैव अ ट्यूब, ठीक है, ये दोनों साइड से ओपन है, और बेटे यहां पे इसका एक्स एंड लिखा है मैंने, यहां इसका वाई एंड लिखा है। एक्स एंड से बच्चों मैंने यहां पे अमोनिया को पास ऑन करवा दिया, और वाई एंड से बेटे मैंने यहां पे HCl को पास ऑन करवा दिया। ठीक है जी। अब मैंने तुमसे पूछा कि अमोनिया और HCl जब जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं NH4Cl, विच इज व्हाइट इन कलर, जो कैसा है? व्हाइट इन कलर है। आपको बताना व्हाइट कलर अपीयर्स नियर विच एंड? क्या बताना है? व्हाइट कलर अपीयर्स near which end? किस एंड के पास व्हाइट कलर अपीयर होगा? चलिए जल्दी बताइए। उत्कर्ष सोच रहे हैं यार, गलत है ये। ओके पारस, सही है। अभी फटाफट बोलते जाओ। अनीश राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा है? लड्डू वाली बात मत कर। मिडल नहीं हुए।
देखो सिंपल बात है, बहुत इजी बात है। क्या है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास है 17 और HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज मोर, वेयर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज लेस। तो गैसेस इस साइड ज्यादा मूव करेंगी, अमोनिया ज्यादा मूव करेगी, HCl कम मूव करेगा। तो अमोनिया विल ऑक्यूपाई मोर डिस्टेंस देन दैट ऑफ HCl इन द सेम टाइम। ठीक, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट या व्हाइट होगा वो नियर वाई होगा, नियर वाई। क्यों? जो हल्की गैस है वो ज्यादा मूव करेगी, हल्की गैस ज्यादा मूव करेगी तो इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन दैट ऑफ अ हैवियर गैस। हैवियर गैस will, you can say, will what you can say, travel less distance। जो हैवी गैस है लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जो भारी गैस है वो लेस, और जो हल्की गैस है दैट ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस। तो अमोनिया यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी देन दैट ऑफ HCl। बोलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो, क्विकली। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर लेकिन जब वो रिएक्ट कर जाएंगे सर, उसके बाद तो सर वो जो NH4Cl है सर वो भी डिफ्यूज हो जाएगा ना सर पूरे एटमॉस्फेयर और NH उसमें। होता है लड्डू। ओ यस सर। ठीक, तो इस तरह से करके ये हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे ध्यान रखना कि हल्की गैस ज्यादा आसानी से मूव करेगी। बाकी आपको ये रेट के ऊपर मैंने बता दिया, अब इसके ऊपर बेस्ड हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो मिटा दो इसको भाई। हैव यू नोटेड इट ऑल? यस सर, नोटेड सर। Now next thing, numerical study of what you can say Graham's law of diffusion। ठीक, एक बार यहाँ पे फॉर्मूला का ध्यान में रख लेते हैं कि R1 by R2 is under root of D2 upon D1 inversely proportional into A1 upon A2 directly proportional, P1 upon P2 directly proportional under root of T1 by T2 directly proportional temperature। And you can also write as R1 by R2 is equal to root of M2 upon M1 molecular mass inversely proportional। Rate होता है volume diffused by time taken, V1 by T1 divided by V2 by T2 can be equal to number of moles diffused by time taken N1 T1 divided by N2 T2 can be written equal to S1 by T1, where S is distance, S2 by T2 is equal to under root of M2 upon M1 if every other thing like pressure, temperature, etc. is constant। तो ये चंद फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आपको कह दिया गया two gases oxygen and hydrogen, two gases oxygen and hydrogen taken in different containers, of equal volume, taken in different containers of equal volume. Oxygen is kept at 27 degree
Oxygen is kept at 27 degree, whereas hydrogen is kept at 927 degree. 927 degree. If 16 milliliter of oxygen, if 10 milliliter of oxygen, if 10 milliliter of oxygen diffuses, if 10 milliliter of oxygen diffuses, how much hydrogen will diffuse in same time? How much hydrogen will diffuse in same time? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज जो हुई, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वो 10 मिलीलीटर है, जबकि ऑक्सीजन किस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है हमारे को? 27 डिग्री। 27 डिग्री का मतलब क्या है? मतलब है 300 केल्विन। 27 डिग्री का मतलब क्या है? 300 केल्विन है बेटे, ठीक? तो 300 केल्विन, और वहीं पर आपको वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछी है, ठीक? जो कि टेम्परेचर हाइड्रोजन का जो होगा, ठीक है जी, वो कितना दे रखा है? 927 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज 1200 केल्विन। क्योंकि हमें पता है डिग्री सेल्सियस में तो कभी यूज करना नहीं, हमेशा केल्विन में ही यूज करना है, ठीक है जी। अब देखिए यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय टाइम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन by molar mass of oxygen into temperature of oxygen by temperature of hydrogen, क्योंकि टेम्परेचर भी अंडर द रूट में ही जाता है, ठीक है जी। देखो जी, टाइम तो दोनों का सेम दे रखा है, बोला इन सेम टाइम, तो ये कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या बना? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन by volume of hydrogen is equal to molecular mass उल्टा जाएगा, हाइड्रोजन का molecular mass 2 और इसका 32, ठीक? टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है भाई? 300, ठीक? और इसका कितना? 1200, ठीक है? काट दो भाई, कितना आया? 16, कितना आया? 4, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज अंडर रूट ऑफ 1/64, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 1/8. दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन will be 8 times the volume of oxygen. So ऑक्सीजन की वॉल्यूम 10 मिलीलीटर थी, आंसर आ गया 80 मिलीलीटर। बोलो गॉट दिस क्वेश्चन और नॉट? टेल मी क्विकली, यू गॉट दिस क्वेश्चन और नॉट? Yes, sir. Okay, now write next question and do it very quickly. 20 milliliter of sulfur dioxide, 20 milliliter of sulfur dioxide diffuses through porous partition, in 60 seconds. In 60 seconds, what volume will oxygen will diffuse? What volume of oxygen will diffuse under similar conditions
What volume of oxygen will diffuse under similar conditions? In 30 seconds. What volume of oxygen will diffuse in similar conditions in 30 seconds? Very quickly. Sir, can you repeat the question? Yes. 20 milliliter of sulfur dioxide diffuses through porous partition in 60 seconds. What volume of oxygen will diffuse under similar conditions in 30 seconds? ठीक है दक्ष, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नवदीप गलत है, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज 20 मिलीलीटर। अक्षर गलत है और अनिकेत सही है। अनिकेत सही है बेटा, नवदीप गलत है, उत्कर्ष सही है। देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 20 मिलीलीटर और टाइम कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का? सल्फर डाइऑक्साइड कितने टाइम में डिफ्यूज हो रही है? सो इट इज डिफ्यूजिंग ओनली इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालनी है और किसकी निकालने को पूछी है बेटा? ऑक्सीजन की। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको यहां से पूछी है, जबकि टाइम ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास, रादर ये जो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, रादर टाइम, नॉट टेम्परेचर, हियर वी हैव टाइम। टाइम टेकन बाय ऑक्सीजन इज 30 सेकेंड्स। आदित्य बिल्कुल गलत है। तो भैया V ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो V ऑफ ऑक्सीजन बाय T ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय V ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय T ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड is equal to under root of molecular mass of sulfur dioxide, ऊपर molecular mass of oxygen नीचे, इनवर्सली लिखना है। तो हमें ये पता चल जाता था कि V of oxygen by V of sulfur dioxide, तो T of sulfur dioxide ऊपर चला गया और T of oxygen नीचे आ गया, root of molar mass of sulfur dioxide by molar mass of oxygen। ठीक है जी, हमें वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। टाइम सल्फर डाइऑक्साइड का 60 है, वॉल्यूम इसका 20 है और टाइम ऑक्सीजन का 30 है। अंडर रूट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 64 और ऑक्सीजन का 32 होता है। नाउ यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दैट। ये तो आ गया यहां पर कितना? 2, ठीक। और ऑब्वियसली ये हमारे पास कटेगा कितने से? तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 10 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आंसर आ गया 14.14 मिलीलीटर। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? आदित्य अभी भी गलत कर रहा है यार, इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी गलत कर रहे हो यार। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का करने का तरीका है भाई। कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। अगर मोलर मास गलत भरोगे या फिर ऊपर नीचे करोगे तो मैं क्या कर लूंगा? सिंपल सी बात है कि आपको ये देखना है कि मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से चलना है। बोलो समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट से। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूजेस थ्रू अ पोर
10 gram of hydrogen diffuses through a pore in 20 seconds. 10 gram of hydrogen diffuses through a pore in 20 seconds. How much weight of helium will diffuse? How much weight of helium will diffuse in same time from same vessel how much weight of helium will diffuse in same time from same vessel under similar conditions? Under similar conditions. देखो भाई, करने से पहले देख लेना, ऐसे करते रहते हो, ध्यान देते नहीं हो। अब हमारे को हाइड्रोजन का वेट दे रखा है, वेट ऑफ हाइड्रोजन 10 ग्राम, ठीक है जी, और इसका टाइम दिया है 20 सेकेंड। वेट ऑफ हाइड्रोजन 10 ग्राम, टाइम कितना है 20 सेकेंड, और बोला है कि हीलियम कितना डिफ्यूज करेगी सेम टाइम पे। तो वेट ऑफ हीलियम पूछा है आपसे, जबकि टाइम सेम है, फ्रॉम द सेम वेसल अंडर सिमिलर कंडीशंस, बाकी सब कुछ सेम है, पर वेट का तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था अपने पास। Was there any relationship of weight? There was no. सर नंबर ऑफ मोल्स वाला लगाएंगे। Number of moles of hydrogen by time taken of hydrogen divided by number of moles of oxygen, ठीक, rather helium, divided by हमारे पास आएगा time taken of helium is under root of molar mass of helium upon molar mass of hydrogen. टाइम सेम है, कैंसिल हो गया, सेम नहीं होता तो कैंसिल नहीं होता। तो नंबर मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज रूट ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब जहां तक नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर मोल क्या होगा, गिवन वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय given weight of helium by molar weight of helium is under root of molar weight of helium by molar weight of hydrogen. So W of hydrogen by M of hydrogen into W of helium, ऊपर चला गया M of helium, is root of molar mass of helium by molar mass of hydrogen. तो वेट ऑफ हाइड्रोजन 10 था, ठीक है जी, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 था। मोलर मास हीलियम का 4 होता है, वेट हीलियम का मुझे निकालना है अंडर रूट ऑफ 4/2। तो अब इसको सॉल्व करना है आपने। समझ में आ गई बात कि नहीं आई भाई? Yes, 20/2 whatever the weight is। तो वेट के तरीके से ऐसे करना है। अगर वॉल्यूम दिया हो तो आपको चिंता की बात नहीं होती है, लेकिन वेट के तरीके से ऐसा करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन करें फटाफट। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस ए, the rate of diffusion of a gas A at 1 atmosphere pressure, the rate of diffusion of gas A at 1 atmosphere pressure is half of the rate of diffusion of another gas B, is half of the rate of diffusion of another gas B at 2 atmosphere, at 2 atmosphere, if molecular mass of A is 4, if molecular mass of A is 4, calculate vapor density of gas B,
Calculate vapor density of gas B. चलो करके दिखाओ फटाफट से। क्या क्या गिवन है बता देता हूं। बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए इज हाफ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी। ये पहली बात गिवन है। प्रेशर ऑफ ए वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर ऑफ बी वो कितना दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। और हमें बोल दिया गया molar mass, if molecular mass of A is 4 times, is 4, molar mass of A 4 है। ठीक, आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है बी की। आपको पता है कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास बाय 2 होती है। तो आप पहले बी का मोलर मास निकालेंगे। गलत है भाई जिसने भी आंसर दिया था अभी। यस उत्कर्ष अभी सही है। नवदीप सही है भाई। अनिकेत सही है। सो यस आशीष सही है। R of A by R of B is equal to, वेपर डेंसिटी गलत है भाई, दक्ष गलत है। ठीक, अब हमारे पास आगे दिया है M of B upon M of A into P of A by P of B, जबकि P A और B अंडर रूट में नहीं रहेंगे। हमें पता था इसकी जगह लिख सकते हाफ ऑफ रेट ऑफ बी अपॉन रेट ऑफ बी इज मोलर मास ऑफ बी, वो निकालना है। मोलर मास ऑफ ए 4 लिखेंगे। ठीक, प्रेशर बी ए का 1 बी का 2। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया। तो हाफ 1/2 मोलर मास ऑफ ए। ठीक है जी, तो हाफ से हाफ कैंसिल। तो आप बोल सकते हो, यहां से सॉल्व कर सकते हो कि मोलर मास विल बी इक्वल टू 4। कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो कैंसिल हो जाएगा हाफ से हाफ। हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अंडर रूट ऑफ एम ए अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एम ए अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, अंडर रूट हट जाएगा, तो एम ए इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ऑब्वियसली वेपर डेंसिटी 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 आ गई। बोलो समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? आ गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फटाफट से लिखना। A gas taken in 2 different vessels, a gas taken in 2 different vessels having a square orifice, of length L and another having circular orifice
of radius L, find the volume diffused, find the ratio of volume diffused, by two gases at same temperature and conditions. A gas taken, देखो शुरुआत से बता रहा हूं, a gas taken in two different vessels, दो different vessel में गैस ली गई, ठीक, एक वेसल ये है, एक वेसल ये है, एक में स्क्वायर ऑरिफिस है जिसकी लेंथ, स्क्वायर ऑरिफिस की लेंथ हमारे पास L है, एक में सर्कुलर ऑरिफिस है जिसकी रेडियस L है। सेम कंडीशंस में सेम गैस को इससे डिफ्यूज करना है, उसकी रेट की रेशो पूछी है, ठीक है। आपको बोला है कि a gas taken in two different vessels of same volume, one having square orifice of length A and another having circular orifice of radius L, find the ratio of volume diffused by two gases at same temperature। तो सिंपल बात यह है कि यहां पे आ जाएगा रेशो ऑफ स्क्वायर बाय रेशो ऑफ सर्कल। अब बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी का, रादर एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो भाई सिंपल सी बात है कि यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एल का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई एल का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रेशो आ गई 1:पाई। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। सर वॉल्यूम की निकालनी थी। हाँ जी बेटे, सर रेशियो वॉल्यूम की नहीं निकालनी थी। वॉल्यूम क्यों चाहिए, हमारे को रेशो पूछा है, ठीक। जो रेट की रेशो होगी वही तो वॉल्यूम की रेशो होगी भाई। टाइम से टाइम कैंसिल, तो भैया वेट की रेशो, सॉरी रेट की रेशो वॉल्यूम की तो रेशो है। यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं भाई? सर आ गया सर। अब एक और मस्त क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ी बात पेपर्स में आता है, ठीक है। देखो बेटा, हमें ये बोल दिया जाता है कि मेरे पास एक पाइप है 100 सेंटीमीटर की, इस एक्स एंड से मैंने पास ऑन किया अमोनिया, और इस एंड से वाई एंड से मैंने पास ऑन किया HCl, और मुझसे ये पूछा जाता है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Y where white precipitates will be formed। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन कैसे करना है। एक साइड से HCl डाला, दूसरी साइड से हमने क्या डाला, अमोनिया डाला। ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक। आपने मान लिया कि एक्स एंड से ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है अमोनिया, मान लो वो x सेंटीमीटर कवर कर रही है, अमोनिया इज कवरिंग x सेंटीमीटर। तो ये बताओ कि HCl कितना कवर करेगा। अगर 100 में से x तो कवर कर रहा अमोनिया, तो बाकी यानी ये होगा 100 माइनस x। क्लियर जी? अब आपको अच्छे से ये मालूम है कि रेट जो होता है उसको आप लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया
by time taken of ammonia divided by distance traveled by HCl by time taken of HCl is equal to under root of, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ मोलर मास रह गया, मोलर मास ऑफ HCl by मोलर मास ऑफ अमोनिया। देखो बेटा टाइम ऐसे क्वेश्चन में सेम होगा, जितने टाइम में ये ट्रेवल किया उतने टाइम में वो ट्रेवल किया, तो टाइम सेम होगा, टाइम कट जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया divided by distance traveled by HCl is root of molar mass of HCl by molar mass of ammonia. अब distance traveled by ammonia is x, distance traveled by HCl is 100 minus x. Molar mass of ammonia is 36.5, or rather HCl is 30 और ये 17। अब यहां से हमें x ढूंढना है, पर बेटा इसमें एक खास बात ध्यान रख लेना, बेटा इसमें ना स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करना है, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। लेकिन बेटे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो जिसका तो मैथ अच्छा हुआ चलो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, जिसका मैथ अच्छा नहीं हुआ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व शायद ना कर पाए। तो बेटर है आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ अंडर द रूट में टाइम लगा लो, ठीक, और फिर उसको x निकालो, यानी स्क्वायरिंग मत करो। स्क्वायरिंग करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में कभी स्क्वायर नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी है, करना है तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। मान लो इसी पे एक और क्वेश्चन बन जाता, आपको बोला एक क्लास है, एक क्लास पे 14 बेंचेस है। कितने बेंच है? 14 बेंच है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आगे से टीचर ने लाफिंग गैस बाई चांस रिलीज कर दी, गलती से टीचर से लाफिंग गैस रिलीज हो गई, और पीछे से एक शरारती स्टूडेंट ने टीयर गैस दैट इज CCl3NO2, ये टीयर गैस है, ठीक, ये रिलीज कर दी। तो यहां से लाफिंग गैस रिलीज हो रही है, ठीक, आगे से, और यहां से टीयर गैस रिलीज हो रही है। आपने बताना है किस बेंच के बच्चे हंसेंगे विद टीयर्स इन देयर आईज, है ना? किस बेंच के बच्चे हंसेंगे विद टीयर्स इन देयर आईज? तो वही बात है, यहां से आप x बेंचेस मान लो भाई इसको, तो यहां से यहां क्या आ जाएगा? 14 माइनस x आ जाएगा। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, ठीक है, आराम से पुट करिएगा और निकाल दीजिएगा। अगर मान लो 6.5 आ गया तो समझना 6 और 7 दोनों बेंच के बच्चे जो है वो हंसेंगे भी रोएंगे भी साइमल्टेनियसली। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को नहीं आया वो पूछ सकता है अभी। सर वो बच्चा हंसेगा और रोएगा कैसे सर दोनों एक टाइम पे? अरे उसके आंखों में आंसू होंगे, टीयर गैस नहीं है। सर तो उसको हम रोना बोलेंगे या हंसना बोलेंगे? अब हंसते हुए आंसू आ गए तो क्या बोलेंगे? हंसते हंसते रोना। अपन तो यही बोल रहे हैं जिसके मतलब आंखों में आंसू हो पर हंस रहा हो बंदा, लाफिंग गैस से हंस रहा होगा, आंखों में आंसू होंगे यार। ठीक है जी, ओके सर। तरह के होते हैं डिस्टेंस, हाँ खुशी के आंसू, सही बात है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यू कैन से कैसे देखते हैं, पर ये तो सारे करवा देते हैं। आप मेरे पास पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं ना बेटा, किससे पूछ के देखना, किससे पूछ के देखना। अगर कर देगा तो जरूर बताना मेरे को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये सीधी ट्यूब तो सारे ही देते हैं। मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि ट्यूब ऐसी थी, ये जो ट्यूब थी 100 सेंटीमीटर की ऐसे थी,
100 सेंटीमीटर की ऐसी थी, ठीक है जी, ये 100 सेंटीमीटर की ऐसी थी, यहां से मैंने अमोनिया को डाला और यहां से मैंने HCl को डाला। अब मेरे को बोला कि इसका आंसर बताओ कि HCl वाले वाई एंड से कितनी दूर जाकर के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। सोच सकते हो ये क्वेश्चन कैसे होगा? यस सर, एक आइडिया है हाँ जी बोलो। सर। अगर हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल जाए सर, तो हम इसको वेक्टोरियली सर रेजोल्यूट कर देंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। आके नासा का अगला साइंटिस्ट तो होगा, है ना? नहीं, यू आर राइट बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूं, बट एक्चुअली सिंपल बात समझाऊं तुम्हें मैं, बेटे ट्यूब चाहे ऐसी हो और चाहे ऐसी हो, अगर डिस्टेंस सेम है, अरे टाइम तो सेम लगेगा, इसमें क्या दिक्कत है? अरे इसमें जितना डिस्टेंस यहाँ होना था उतना ही डिस्टेंस यहाँ होना है। अरे जितना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल करना चाहे वो यार यू ट्रेवल करे, ये टोटल तो 100 सेंटीमीटर का ही है ना, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो गया है। यस अगर सर। डिस्टेंस होता तब तो बात थी। अब चाहे ट्यूब ऐसी हो, अरे यार ऐसी हो, अरे कैसी भी हो, उससे फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं ना, तो हो गई ना गुगली। पर हाँ, अगर ये क्वेश्चन में ऐसे दे देता, देखो बेटा, ये करवाना कभी किससे, पूछना कभी किसी टीचर से, जवाब देगा तो मेरे को जरूर बताना ये वाला क्वेश्चन, ठीक, जरूर करवाना। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे दिया, बोला यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो एक एंड से दूसरे एंड तक की लेंथ वो 100 सेंटीमीटर है, और यहां से पास ऑन किया अमोनिया और यहां से पास ऑन किया HCl, और अब मेरे को बोला कि अब बताओ कि Y से कितने डिस्टेंस पर ये बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। लेंथ ऑफ आर्क ढूंढ लेंगे सर। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढेंगे, शाबाश। क्या ढूंढेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढ लेंगे बेटा। सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, सेमी सर्कल है, ठीक, हमारे को दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, सेमी सर्कल के फॉर्मूला लेंथ ढूंढ लेंगे, तो फाइंड द लेंथ, और लेंथ में से x एक को और लेंथ माइनस x दूसरे को, फिर वैसे सॉल्व कर देंगे। बोलो बेटे, समझ में आया मेरे बच्चे? सर बिल्कुल समझ आ गया सर। एक बात क्लियर कर लो, अगर ट्यूब की कोई भी शेप हो बट ट्यूब की लेंथ अगर बराबर है तो आंसर वही है, स्ट्रेट वाला ही। बट हाँ, अगर एंड टू एंड डिस्टेंस दिया है तो बेटा ट्यूब की लेंथ अलग होगी, तो ट्यूब की लेंथ निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कल, और आर्क का फॉर्मूला निकालो, ठीक, पता ही होगा आपको, उसको पुट करो और निकालो। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटे? सर आ गया। ये तो सारे करवाते हैं, ठीक, ये किसी लल्लू को आएगा भी नहीं। और ये तो भैया वही, अभी हमारे पास एक नासा वैज्ञानिक ने बात की थी ना तो वैसी वैसी बातें करेंगे कि इंक्लिनेशन कर निकाल लो और ऐसे कर दो वैसे कर दो, वो तब करना है मेरे बच्चे जब अपने को एंड टू एंड डिस्टेंस दिया हो, ठीक, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज हमारे को अगर डिस्टेंस सेम है तो वैसे ही करना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। और मेरे बच्चों, अगर मैं कभी मजाक करता हूं प्लीज बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना? किसी नो के सर, मैंने बिल्कुल बोल बुरा दिया नहीं मानते सर। जाने बनेगा, बच्चा मुंह सुजा के बैठ, सर ने मेरी बेइज्जती कर दी, बेइज्जती नहीं यार, मजाक किया यार, ठीक। बिल्कुल भी नहीं। तो एनी हाउ, अगला क्वेश्चन लिखो, लास्ट, जल्दी से करना। अ 4:1 मोलर मिक्सचर, a 4:1 molar mixture of helium and methane, a 4:1 molar mixture of helium and methane is contained in the vessel, at 20 bar pressure, at 20 bar pressure,
The gas mixture leaks out through a hole. The gas mixture leaks out through a hole in the vessel. What is the composition of mixture effusing out? What is the composition of mixture effusing out? सी बच्चों, क्वेश्चन हमें ये दे दिया गया है कि 4:1 मोलर मिक्सचर है हीलियम और मीथेन का, यानी हीलियम के अगर 4 मोल्स हैं, मीथेन का 1 मोल है, ठीक है जी। और टोटल प्रेशर पी टोटल हमारे पास कितना दे रखा है, पी टोटल 20 एटमॉस्फेयर है, और बोला जो बाहर गैस आ रही है उसका आप क्या करेंगे, रेट का क्या निकालेंगे बेटा, कॉम्पोजिशन निकालेंगे, कॉम्पोजिशन नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी रेट। तो हमें था कि रेट ऑफ मीथेन बाय रेट ऑफ हीलियम is equal to under root of molecular mass of helium by molar mass of methane. बट बेटे इनके मोल्स अलग अलग है, तो 20 एटमॉस्फेयर में से इनका प्रेशर अलग अलग होगा, इनटू प्रेशर ऑफ मीथेन बाय प्रेशर ऑफ हीलियम। We have to calculate partial pressure of methane as well as partial pressure of helium. तो देखो बेटे, जहां पे रेट ऑफ मीथेन की बात करें, ठीक, रेट ऑफ मीथेन बाय रेट ऑफ हीलियम इज मोलर मास ऑफ हीलियम, कितना होगा मोलर मास हीलियम का 4, मीथेन का 16, प्रेशर निकालना था, तो प्रेशर ऑफ मीथेन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू पी टोटल। तो प्रेशर ऑफ मीथेन 4 बार, फ्रैक्शन ऑफ मीथेन 1 आउट ऑफ 5, मोल फ्रैक्शन 1 मोल आउट ऑफ 5 इनटू पी टोटल 20, कितना आया 4, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज 4। वहीं पर बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम 4/5 इनटू पी टोटल 20, तो क्या आएगा 16। तो बेटा अब आपके पास सारा कुछ है, ठीक, हीलियम का प्रेशर 16 और मीथेन का 4/16। लो जी, एक अंडर रूट के पास, एक अंडर रूट के बाहर, एक अंडर रूट के अंदर, एक अंडर रूट के बाहर। सॉल्व कर सकते हो भाई? यस सर। बेटे क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि नहीं? जिसको नहीं आया प्लीज बताएं राइट नाउ। नवदीप, बेटा नवदीप देखो बच्चे ध्यान से समझ लो, हमारे पास क्या है कि ये तो पता ही है कि अगर हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स 4 है और मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और टोटल प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर है, तो 20 में से इसका पार्ट अलग होगा, इसका पार्ट अलग होगा, पार्शियल प्रेशर अलग अलग होंगे ना, क्योंकि मोल्स अलग अलग है। अगर मोल सेम होते तो पार्शियल प्रेशर सेम होता, लेकिन मोल्स अलग अलग है तो पार्शियल प्रेशर अलग अलग होगा। तो इसका पार्शियल प्रेशर अलग, इसका पार्शियल प्रेशर अलग है। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब इसका पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो लास्ट टाइम डाल्टन्स लॉ पढ़े थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कितना आया? 1 मोल आउट ऑफ टोटल मोल्स कितने? 5 इनटू टोटल प्रेशर दैट इज 20। ये 4 इसका आ गया और बेटा इस तरह से हीलियम का 16 आ गया। अब प्रेशर तो पता चल गया इनका, इसका प्रेशर भी इसका प्रेशर भी। रेट की रेशो निकालनी, वॉल्यूम की रेशो, रेट की रेशो सेम क्योंकि टाइम सेम है। तो यहाँ पे रेट ऑफ मीथेन बाय रेट ऑफ हीलियम इज अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इनटू प्रेशर ऑफ मीथेन इनटू डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हीलियम। बोलो अभी समझ में आया बेटे? किसी और को कोई दिक्कत? ओके डन। तो आज की कहानी यहीं खत्म कर रहा हूं, ठीक। आज मैंने आपको डाल्टन्स लॉ करवाया बेटा, ये सॉरी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन करवाया है, ठीक, तसल्ली से करवाया।
हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, एवरी सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड हमने कर दिया। ठीक, अगली बार मिलेंगे, चैप्टर फिनिश करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.